सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सीडीपी हम देखेंगे। सीडीपी के अंतर्गत ये 2018 का पेपर है। 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आए हुए थे। चलिए इन क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कैसा प्रश्न आया था 2018 में। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगर बात की जाए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो उसमें होगा क्या ऑप्शन होगा। पाठ्यक्रम को समाप्त पूरा करने के साथ पर्याप्त समय देना नहीं है। शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं है। अनुशासन बनाना ये भी नहीं है। ये हालांकि ये भूमिकाएं हैं लेकिन सबसे अच्छा पूछी गई है ना। ऐसा एक माहौल देना। शिक्षक का सबसे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण दायित्व और भूमिका ये है कि ऐसा बच्चों को माहौल देना जिसमें प्रश्न पूछ सकें और अपनी बात को स्वच्छंदता से रख सकें। ठीक। संवाद हो। जिस कक्षा में संवाद नहीं होता है, शिक्षक प्रश्न पूछे बच्चे से, बच्चे प्रश्न पूछे शिक्षक से, संवाद नहीं है तो वो आदर्श शिक्षक नहीं है, ना तो वो आदर्श कक्षा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों पिछले भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न जरूर देखिए एक बार, इससे आइडिया मिल जाता है कैसे क्या आना है। ठीक। तो एक आइडियल क्लास जो होता है वो किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है। आइडियल एजुकेशन क्या है। ऑप्शन है आपके, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और ज़्यादा अधिगम वाली कक्षा नहीं। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के समय बच्चों तक पहुँचे, सामग्री पहुँचे, ये भी नहीं है। क्लास का मतलब ही है अधिगम। बच्चे सीख रहे हैं, अध्यापक सिखा रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ अल्पाइम रखे हों जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें, उसको हम समृद्ध कक्षा कहेंगे। ठीक है, 3 नंबर होगा आपका। देख सकते हैं ऑप्शन आप, 3rd नंबर है। शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है। पाठ्य पुस्तकों की भूमिका क्या है कि अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे राज्य व राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं, संदर्भ और उसको करती हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। ये है जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक। प्राथमिक स्तर के बच्चों की जो पाठ्यपुस्तक कहानी होती है, रंगीन चित्र, उनमें क्या रोचकता प्रदान करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क जो 2005 है ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। अपनी समझ किससे प्राप्त की है। 2005 फ्रेमवर्क के अनुसार रचनावाद है। रचनावाद है क्या, ये अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार होता है। रचनावाद में ये बताता है। नेक्स्ट, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कब बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यदि क्या हो, सभी उपस्थित हों, अनुशासन हो। उपस्थिति भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है। तो आपका जो प्रश्न होता है उसमें बेस्ट ऑप्शन मांगता है। 1 नंबर आपका बेस्ट है। अभी ये तो हमने व्याख्या किया है, वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। 1 नंबर सही है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे अच्छी तरह से सीखें और उनमें सीखा है जो उन्होंने उसमें सुधार हो, तो सबसे उपयुक्त बताना है कौन सा है। उनके सीखने में उन्होंने जो सीखा उसमें और अधिक सुधार हो, उसके लिए क्या है ऑप्शन। सभी कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षकों को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके व्याख्या करनी चाहिए। है ये सभी, लेकिन सबसे जब पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नियमित शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बातचीत के माध्यम से, चाहे छात्र आपस में करें विषय पर, चाहे शिक्षकों से करें,
सबसे बढ़िया अधिगम उसी में होता है, ठीक है। जो बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, आप कोई प्रश्न पढ़ते हैं, याद करते हैं, और उसी प्रश्न को आप व्याख्या कर लेते हैं, किसी से डिस्कशन कर लेते हैं, तो बातचीत करने से प्रश्न रट जाते हैं, याद हो जाते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका, अनुशासन भी है कक्षा में, अनुशासन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये किस प्रकार से मदद करता है? शिक्षक का क्लास कक्षा में अनुशासन किस प्रकार से मदद करता है? रटकर याद करने के, चुप्पी साधे रहने के, विद्यार्थियों जो जिस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा व्याख्या करके दिया बताया गया हो, तो वो अधिकतर ऑप्शन सही होता है। इसमें जैसे 2 है, इसको बताया गया है व्याख्या करके। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, शासन बना रहे और शिक्षक मॉनिटर करे सबको। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन की। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण और आनुवंशिकता की भूमिका के बारे में बताना है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। सीखने और प्रदर्शन ये भी नहीं है। ये है, देखिए बच्चे के संबंध में ये होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक, मतलब बच्चे का विकास होता है उसमें कुछ उसका रोल आनुवंशिकता का होता है, ठीक है, और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित, पर्यावरण से ज़्यादा प्रभावित होता है, थोड़ा रोल आनुवंशिकता के है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर 2 नंबर होगा। ये एक प्रश्न आएगा जीन पियाजे से संबंधित आपकी परीक्षा में 2023 20 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित जरूर आता है। इसमें आया था 18 में, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहाँ नहीं जा सकता। पियाजे का सिद्धांत क्या है, इसको पहले आप समझिए। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन क्या नहीं कहा जा सकता। तो पियाजे ने अपनी बात सिद्धांत में 1, 3 और 4 ये कही हैं, ये नहीं कहा जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये उन्होंने नहीं कहा था। बाकी 1, 3 और 4 है। जीन पियाजे ने क्या था कहा था, बच्चे अपने पर्यावरण से प्रतिक्रिया करते हैं। नोट कर सकते हैं, पियाजे ने ये बात कही थी, उन्हीं का सिद्धांत के अनुसार बच्चे पर्यावरण से सीखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ठीक। 2 नंबर नहीं कहा था। आप 1, 3 और 4 ये पॉइंट नोट कर लेंगे, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा कहे गए हैं, इससे प्रश्न आ जाते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा कौन सी नहीं है? ये है 2, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। प्रश्न है आपका, स्पेस छूटा है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कौन सा इसमें एक भूमिका नहीं निभाता है? इसके अलावा देखिए, खेलों से क्या होता है, ये नए कौशल सीखता है, शरीर की निपुणता प्राप्त होती है, इंद्रिय ज्ञान पर प्राप्त होती है। इसके अलावा समय बिताने का सुखद साधन है। इसके अलावा ये खेलों से हमको तीनों चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऐसा कौन सा प्रश्न है 1, 2, 3, 4 में कि बच्चा सोचने के लिए बाध्य होगा, सोचेगा, मतलब कौन सा प्रश्न है? क्या आप इस तरह की स्थिति को के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। सही जवाब क्या है? नहीं। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? नहीं। विभिन्न तरह से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? बच्चा इस प्रश्न के जवाब में उसकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं, कैसे आया। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन देखिए क्या है। सबसे बात प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत सब आती है, करके सीखना, फिर परियोजना विधि, फिर सहयोग से सीखना, ठीक। तीनों चीज़ें नोट कर लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? जीवन सच्चा शिक्षक है, स्कूल शिक्षा को यथा संभव लंबे समय ये भी नहीं होगा। ये है आपका, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का को प्रतिबिंबित करे। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। हर साल विद्यार्थियों को हलबर्ग है, जीन पियाजे, इनके सिद्धांत हैं, नियम हैं, ये से प्रश्न जरूर आएगा, आना ही आना है आपके सामने। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित किसे माना जा सकता है? क्या उनका योगदान था कोहलबर्ग का? ऑप्शन आपका हो जाएगा, यह नैतिक तर्क है और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध बताता है। नेक्स्ट है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको? ये बताता है कि जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या करता है? स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होना। ये में आमतौर पर मानने वाले पुरुष और स्त्री के गुणों का समायोजन होता है। प्रश्न सरल है, उभयलिंगित मालूम है। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? किस चीज़ को छोड़ के लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? मीडिया को, ट्यूशन को छोड़ के। ठीक, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है, एक वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। तो आपका 19 का हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत, इसमें यह बताया गया है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत के अंतर्गत ये गार्डनर के प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं या बुद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन देखेंगे कौन सा है ऑप्शन। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन है, ठीक है, और सीखने के मूल्यांकन। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 2, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, ये होगा 2 नंबर ऑप्शन आपका। कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? व्यापक और सतत मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है? बच्चों को धीमे, खराब बुद्धि के रूप में चिन्हित करने की ये स्थिति से संबंधित है। और विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि केंद्रित है, ये भी है। सीखने संबंधित ये भी, ये नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। 2 नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आप। देखिए, बच्चे में प्रतिभाशीलता क्या होती है, किसके कारण हो सकती है? बच्चा है, कारण हो सकती है। थोड़ा सा आया नहीं इसमें। प्रतिभाशाली एक बच्चा है तो किस चीज़ के कारण है? सफल माता पिता के कारण, संसाधन कारण, आनुवंशिकता के कारण कि दिनचर्या के कारण?
देखिए, बच्चा कोई प्रतिभाशाली है तो उसमें सबसे ज़्यादा जानते हैं रोल किसका है? ये आनुवांशिकता का है और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। उसके माँ बाप भी होशियार रहे हैं, ठीक, तो थोड़ा रोल आनुवांशिकता का होता है और अधिक से अधिक रोल वातावरण का होता है, ठीक है। वातावरण भी उस बच्चे को ऐसा मिला जिसमें वो प्रतिभाशान वाली बना, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है। जो ऐसे बच्चे जो सोशल और इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के को किस तरह के माहौल की ज़रूरत होती है? कौन सा माहौल उनको चाहिए? उनको वो चाहिए कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उसका उपयोग करता है, ठीक है। ये होगा आपका, उनको ऐसा माहौल चाहिए। नंबर 3, उनके भाषा के ज्ञान को महत्व दे उनका और उसी के माध्यम से उनको सिखाए। नेक्स्ट है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। जो सृजनात्मक हैं और प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये है आपका 2 नंबर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन पर तरीकों के उपयोग पर। 2 नंबर ऑप्शन है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? नहीं आया है। ऐसे बच्चे जो सेंसिटिव हैं, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको सिखाने के लिए कौन सा तरीका नहीं इसमें ठीक रहेगा? देखिए, फटकार तो वैसे भी नहीं लगानी है, बच्चे सेंसिटिव ना हो तब भी, हैं, नेगेटिव बात यही है आपकी। ये नहीं तरीका है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना नहीं, ये तरीका फटकारना, डांटना, मारना, पीटना, ये नहीं ठीक है। बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, किन बच्चों की पहचान करते हैं? अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। यह प्रतिभा और अभ्यास के सहसंबंधों के रूप में इसको व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो इसमें प्रश्न देख लें ठीक से फिर से। कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए इसका सही तरीका का वर्णन नहीं कर सकता? इसमें ये इसका उत्तर हो जाएगा ए, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न करना, ठीक। सॉरी विद्यार्थियों, ये एक नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, ये है आपका, ठीक है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ठीक है, ये चीज़ होगा। इस प्रश्न के उत्तर में आपका, हम आपको बताएं, इसमें नहीं पूछा गया है ना, तो ए ही है आपका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर, इसमें 2 नंबर में आप इसमें देखिए 2, 3 और 4, ठीक है, समस्या हल करने के तरीकों का ये वर्णन करते हैं। 2, 3, 4 नहीं पूछा गया है ना, नहीं, तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। नहीं, तो ये होगा अभिसरण वाले प्रश्न का उत्तर, ठीक, एक ही होगा उसका उत्तर। संवेग कौन सा है? इनमें से कौन सा संवेग है? देखिए, डर है, मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाली उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है, ठीक। डर क्या है? एक संवेग है। प्रेम एक संवेग है, नफरत एक संवेग है, ठीक। जिस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो उसको कहते हैं संवेग, ठीक। चलिए विद्यार्थियों, हम लास्ट प्रश्न पे आ गए हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। दूध का उत्पादन कैसे होता है? दूध मशीन देती है दूध, उसकी ये समझ है बच्चे की। तो निम्नलिखित में से कौन बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? वो ये बच्चा क्यों बता रहा है कि दूध जो है वो मशीन से मिलता है? बताना है आपको। ये है बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। उसने कहीं ना कहीं देखा है, गया है,
परिवार में किसी के साथ जो देखा है कि दूध से मशीन से दूध या टूट दे रहे हैं, तो वही समझता है कि दूध जो है मशीन देती है। ठीक, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चन हमने आपको बताए जो 2018 में आए हुए थे CDP के। ठीक है, इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे।